हेलो बच्चों, क्या हाल। होप करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और ये भी होप करता हूँ कि पिछला लेक्चर अच्छे से देख के आए होंगे। ये कैलकुलस का दूसरा पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट जो कि था हमारा डिफरेंशिएशन, उसे हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत अच्छे से कवर किया था पिछली दो वीडियोस में। डिफरेंशिएशन के हमारे पास दो वीडियोस थे। पहले वीडियो में बेसिकली प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस, यही सब कोसेंट रूल वगैरह पढ़ाया था। और अगले वीडियो में एक चेन रूल का वीडियो बनाया था, उसमें चेन रूल के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो वो देखना मस्ट है, उसको देख के आइए एक बार अगर उसे नहीं देखा है। हालांकि इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा, पर दिक्कत ये है कि वहाँ पे आपको कैलकुलस पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं फिर। इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन बेसिकली अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो ये डिफरेंशिएशन की जस्ट उल्टी प्रोसेस है। जैसे कि डिफरेंशिएशन का, जैसे साइन एक्स का क्या निकल के आता था? कॉज एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता था? कॉज एक्स। उसी तरह से कॉज एक्स का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दोबारा साइन एक्स मिल जाएगा। समझे? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता था? माइनस साइन एक्स। क्या निकल के आता था? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकल के आता था माइनस साइन एक्स। अच्छा, सीधे इधर समझो। जैसे हमें y से क्या मिला? y से dy ओवर dx पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता था? हमें करना होता था डिफरेंशिएशन। क्या करना होता था? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। गलत हो गया, गलत हो गया। डिफरेंशिएशन। अब अगर dy ओवर dx आपके पास है तो वहां से बेसिकली y पे पहुंचने के लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। समझे? ये है आपका इंटीग्रेशन के थ्रू जो आपको क्वांटिटी मिली है उसको आप दोबारा से पा सकते हो। इंटीग्रेशन एग्जाम्पल के लिए, इंटीग्रेशन एग्जाम्पल के लिए हमारे पास साइन एक्स था। ठीक। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है आपका कॉस एक्स। समझ रहे हो? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कॉस एक्स। उसी तरह से अगर कॉस एक्स को हमें दोबारा साइन एक्स पाना है तो इंटीग्रेशन के थ्रू हमें दोबारा ये साइन एक्स मिल जाता है। होप करता हूं बात समझ में आई होगी। आइए, यानी कि साइन एक्स से हमें डिफरेंशिएशन करके हमें कॉस एक्स मिला। कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट कर देंगे हमें दोबारा साइन एक्स मिल जाएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? यहां पे लिख देता हूं कि डिफरेंशिएशन is the reverse process of differentiation is the reverse process of integration, या फिर integration is the reverse process of differentiation। समझे? डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से कहता हूं कि एक बार पीछे पढ़ के आओ। ठीक है? आप लोग तब तक इसे नोट कीजिए, मैं जरा इसमें इंक फिलिंग कर लेता हूं। नोट कर लिया? इसका एक और होता है यूज। यूज कहो या डेफिनेशन कहो। इट इज ये किसकी बात कर रही है? ये इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है? इंटीग्रेशन की। किसकी? इंटीग्रेशन की। ये भी उसी का बेसिकली डेफिनेशन है। ये भी, इट इज ए मैथमेटिकल टूल। इट इज ए मैथमेटिकल टूल टू फाइंड एरिया अंडर ए ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। ये क्या है?
ये तो एक बार समझ भी आ गया। ये क्या है? इट इज़ ए मैथमेटिकल टूल टू फाइंड एरिया अंडर ए ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये ग्राफिकल में जैसे कि मैंने बताया था ग्राफ एक बनाते थे, उसमें क्या करते थे, इधर देखो इधर देखो, इसको बिगाड़ दूं, इसको बिगाड़ दूं, ठीक है इसको बिगाड़ता हूं। एक डेफिनेशन आपकी ये रही, एक डेफिनेशन वो रही। अच्छा, उसमें भी हम लोग ग्राफ बनाते थे बेसिकली। इस तरह से मैंने कोई एक ग्राफ बना दिया, जैसे मान लो ये इस तरह से मैंने कोई एक ग्राफ बना दिया। मैं आपसे कहता था कि भैया अगर आपको डिफरेंशिएशन इसका निकालना है तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसका स्लोप निकालते थे। किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे डिफरेंशिएशन चाहिए है तो मैं उसका ऐसे ऐसे स्लोप ड्रॉ करता था। ये स्लोप की बहुत अच्छी कहानी चली थी, उम्मीद करता हूँ याद होगी। स्लोप बनाते थे, स्लोप बना के हम लोग क्या करते थे, उसका टेन थीटा निकालते थे। क्या निकालते थे? स्लोप निकालते थे। और स्लोप का मतलब क्या है? टेन थीटा निकालते थे, ठीक, जो आपका dy ओवर dx के बराबर होता था कि नहीं होता था? ये किसकी कहानी है? ये आपकी डिफरेंशिएशन की कहानी। किसकी है? डिफरेंशिएशन की कहानी। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली इस एरिया के अंडर जितना भी ग्राफ आता है, सॉरी एरिया आता है, इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आता है वो आपका इंटीग्रेशन में आता है। समझो, इसको बिगाड़ दूं, इस स्लोप को बिगाड़ दूं मैं, बिगाड़ दीजिए, इस स्लोप को मैं बिगाड़ देता हूं। समझो 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 समझो, इस ग्राफ के अंदर ये जितना भी एरिया आता है, ये वाला एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, ये जितना भी एरिया आता है ये आपका इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं। अच्छा, कोई सिंपल सी लाइन है, जैसे कि ये मान लो एक एरिया है, इसका एरिया निकालना इजी है भाई। अगर आपको लिमिट दे रखी है कि जीरो से लेके 3 तक है ग्राफ आपका, ये जो है ना 3 तक है, तब तो इसका एरिया निकालना आसान है। कैसे निकालोगे? अरे भाई ट्राइंगल है, अब इसके आगे खुद दिमाग लगाओ। ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? क्या होता है? चलो दिमाग लगाओ। तो इसके अंडर बेसिकली एरिया निकालना इजी है, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो बनी हुई हैं, इसके अंडर एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसके अंडर एरिया निकालने के लिए ही बेसिकली आपका इंटीग्रेशन का जन्म हुआ है। बेसिकली अब समझ, ये चीज दिमाग में आती है कि अच्छा ये बताइए कि ये एरिया हम निकाल काहे रहे, अच्छे से समझ आएगा। अभी ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, बेसिकली उसमें यही सब कुछ भरा पड़ा है, अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर होगा। होता क्या है वहाँ पे, वेलोसिटी एक्सीलरेशन को हम लोग वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तब ये आपका, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। आएगा आएगा, सब समझ आएगा, पहले इसे नोट कर लो। तो एरिया अंडर ग्राफ, ये जो ग्राफ के अंडर जो आपका एरिया है, दिस वन, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, यही आपका क्या है? इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं देख लूं एक बार, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट। ये अब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का क्या सिंबल हुआ करता था? डिफरेंशिएशन का अगर सिंबल आपको याद है, मैं इसको बार बार डिफरेंशिएशन रिलेट काहे कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को अलग करना असंभव है। ये दोनों मतलब इस तरह से हैं कि एक ही फादर, उनके 2 बच्चे, इस तरह से। एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, एक उस काम को सीधा करता है, दूसरा उसे उल्टा कर देता है। तो इस तरह से काम चलता है इन दोनों का, तो इन दोनों को अलग करना मुश्किल है। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। देखो भाई, डिफरेंशिएशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन, ये बार बार गलती क्यों आती है भैया? डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता था कि इसे हम लोग करते थे dy ओवर dx, dy ओवर dx। अगर आपका y जो है वो आपका इक्वल है f ऑफ x के, तो dy ओवर dx के बराबर, y जब आपका किसी फंक्शन के बराबर होता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, दोनों को समझते हुए चलो। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल बेसिकली होता है आपका
एक ये सांप जैसा बना देते हैं, ठीक, ये सांप जैसा बना देते हैं। इसको बनाते बनाते यकीन मानो मुझे मतलब आधा साल इसको ही बनाते बनाते कि इसको परफेक्टली कैसे बनाते हैं बीत गया था। और अभी भी मैं इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ बनाने में। हो सकता है आपको भी, अब कुछ पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जिनका हाथ एकदम स्मूथ होता है ना, तुरंत बन जाता है। तो ये बेसिकली है क्या कि यहाँ पे आपका बाई आएगा, सिंबल बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, डीएक्स आपका इस तरफ ऐसे लगेगा। ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। जैसे कि एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, ये आपका 2x निकल के आता है, याद है। उसी तरह से 2x का, अब देखो 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 देखो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ध्यान से देखो कि 2x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, 2x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका बेसिकली यही चीज आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी निकाल के दे देता है। तो सवाल आता है कि चलो एक्स स्क्वायर तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर से 2x हुआ था, इसलिए इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस एक्स स्क्वायर निकाल के दे दिया। पर ये सी क्यों आ गया, ये सी क्यों आ गया अभी समझाते हैं आपको। पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया। अब इस सी के आने का रीजन समझो, इस सी के आने का रीजन क्या है। तो इस सी के आने का रीजन, ये सी आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे सी इज इक्वल टू आपका जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सी के आने का रीजन क्या है, जैसे अगर मान लो आपके पास बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना होता, ध्यान से समझना, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकल के आ जाता भाई, ये तो आपका 2x हो जाता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है, जीरो। तो यानी कि ओवरऑल आपका आंसर निकल के आया 2x, आंसर क्या निकल के आया 2x। अब हम आपसे कहें कि देखो भैया इसी चीज को जो आपका डिफरेंशिएशन निकल के आया है उसको दोबारा से इंटीग्रेशन करो और दोबारा वही वैल्यू निकालो। तो हमने, चलो ठीक है, हमने ये तो ठीक है डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है ये मिल जाएगा हमें दोबारा। तो हमने जब ये क्वांटिटी जो निकली है इसको इंटीग्रेट करने चलेंगे तो 2x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये 2x का इंटीग्रेशन, 2x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये निकल के आता है आपके पास एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट आपका हाइड हो गया था। अभी आगे चल के चीजें समझ में आएंगी बेसिकली ये एक्स स्क्वायर इसका निकल के कैसे आता है। बेसिकली ये एक्स स्क्वायर निकल के आया तो होता क्या है कि अब इसमें ये जो 3 है ना वो हाइड हो गया, क्योंकि 3 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक सी जोड़ देते हैं। अभी ये सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रेशन 2x का तो वही एक्स स्क्वायर ही निकल के आएगा। अब बात करें कि इस सी का क्या करें, तो मतलब इस 3 का क्या करें, क्योंकि था तो रियल वैल्यू तो 3 था, तो हम उसकी जगह पे सी लिख देते हैं कि अब ये सी आपका कुछ भी हो सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें तो सी इज इक्वल टू आपका 3 है, इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे तो 2x कुछ था ही नहीं, तो इसलिए सी इज इक्वल टू आपका 0 है। बात को समझ गए, बात को समझ गए कि हम इसको क्यों जोड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसे नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया, बिगाड़ दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इतनी कहानी, ये बेसिकली आपका बेसिक था, इंटीग्रेशन में क्या होता है कैसे होता है, ये सारी चीजें समझने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब क्या बात करेंगे कि इंटीग्रेशन बेसिकली आपके किस टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक, और एक होता है आपका इनडेफिनेट। कैसा होता है, इनडेफिनेट। इसको बेसिकली अलग अलग करके पढ़ाते हैं पर मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ा दूंगा।
होता क्या है, सबसे पहले इंडेफिनिट करवा देते हैं, उसके बाद उसमें लिमिट्स लगा देते हैं और ये आपका हो जाता है इंडेफिनिट। स्पेलिंग अगर गलत हो तो मुझे क्षमा कर देना, उम्मीद करता हूँ आप मुझे क्षमा कर देंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ लिमिट लगा देते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो ग्राफ है, आपके पास, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक। ग्राफ कहाँ है, ग्राफ तो बनाइए। तो ये बना दिया मैंने आपका ग्राफ। अब अगर मैं इसमें ग्राफ अंडर एरिया पूछूं, इसका ग्राफ अंडर मतलब इसके अंडर कितना एरिया मुझे निकालना है, बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, तो आप मुझसे कहेंगे सर ये तो बताओ कि कहाँ तक इसका एरिया बना है, क्योंकि ग्राफ तो ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। इस तरह से अगर ग्राफ आप बनाओगे तो ये तो आपका इन्फिनिटी तक चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। तो सवाल ये है कि भैया ये बताओ कि हम कहाँ से कहाँ तक निकालें। अगर ये कहाँ से कहाँ तक आपको डिफाइन कर दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि 0 से लेके 3 तक निकालो, 0 से लेके आप 3 तक निकालो, यहाँ से लेके इतने एरिया के बीच में आप निकालो, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इतना इतना एरिया ये वाला पोर्शन निकाल देंगे कि हाँ ठीक है, ये निकाल दिया हमने। लेकिन अब मान लो कि मैंने कहा कि भैया कोई लिमिट ही नहीं है, जहाँ तक मतलब निकालते चले जाओ। तो ये जब मैं लिमिट से डिफाइन कर देता हूँ, जब मैं लिमिट डिफाइन कर देता हूँ, तो वो आपका आ जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। और जब मैं लिमिट डिफाइन नहीं करता हूँ तो वो आता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इंडेफिनिट होगा तो कितना टफ हो जाएगा। कुछ टफ नहीं होगा, कुछ भी टफ नहीं होगा। इंटीग्रेशन लगाओ, लिमिट लगाओ, बस काम खत्म, आपका डेफिनिट निकल आता है। और कुछ ना लगाओ तो फिर आपका इंडेफिनिट। अभी सब एकदम क्लियर होगा। इसमें बेसिकली क्या होती है, इसमें लिमिट्स लिख देता हूं, लिमिट्स होती है, ठीक। हैशटैग लिमिट्स होती है, और इसका मैं कर देता हूं हैशटैग लिमिट्स नहीं होती। लिमिट्स नहीं होती, इसकी लिमिट्स होती हैं, इनकी लिमिट्स नहीं होती। इसका बेसिकली ये किस तरह से निकल के आता है, जैसे कि मैं मान लो एक स्पेसिफिक आंसर, जैसे कि इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। अब मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं बाई लिख देता हूँ। दोनों देखो एक ही चीज़ें हैं, बाई लिख दो चाहे एफ ऑफ एक्स लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं। इतनी बात से तो आप फैमिलियर हो अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन बेसिकली निकालूं कि डी बाई ओवर डी एक्स, जाहिर सी बात है ये जो बाई का जो आपका फंक्शन है ये आपका एक्स का ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका एक्स का ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो समझ रहे हो। अगर इस तरह से आपका कोई लिखा हुआ है तो फिर ये आपका कुछ ना कुछ आंसर ऐसे निकाल के दे देता है कि हाँ ठीक है, कुछ मान लो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन निकल के कुछ टी आया, टी प्लस सी, इस तरह से आंसर निकाल के दे देगा, ठीक। ये आपका टी प्लस सी थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन के अंतर्गत आ गया, यहाँ पे लिमिट्स यूज होंगी। तो मान लो आप x1 से लेके x2 तक लिमिट लगा रहे हो, तो x1 से लेके अगर x2 तक आपने लिमिट लगाई तो इसका आंसर ओवरऑल मान लो t निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, t। कोई भी कुछ भी हमने एक रेंडमली कुछ भी नंबर मान लिया या फिर कुछ भी फंक्शन मान लिया, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि आपकी लिमिट्स नहीं दी गई हो, तो लिमिट्स नहीं दी गई हो तो वो आपको ऐसे कुछ दिखता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं लगी होती है, यहाँ पे बाई dx, और ये आपका निकल के आ जाता है, ये भी मान लो आपका t निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ समस्या बस इतनी सी होती है कि कोई लिमिट नहीं लगी, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक अलग से कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है जो अननोन होता है, जो मुझे पता नहीं है। इसीलिए ये इसमें भी तो ऐसा ही होगा, इंटीग्रेशन निकालते हैं, अब डेफिनेट कोई चीज़ है नहीं तो लास्ट में कोई ना कोई कांस्टेंट तो जुड़ेगा ही ना, जब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है। अब इसमें तो डेफिनेट है कि हाँ x1 से लेके x2 तक जाएगा, तो कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें डेफिनेट है। इसमें c प्लस प्लस में बाद में c इसलिए लगाते क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिफाइन नहीं होती पूरी तरह से, ठीक है। ठीक है, इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स नहीं होती हैं, सर पक गए। अब हम पूरी तरह से पक गए।
आपकी ये फालतू की बातें सुन सुनकर, क्योंकि मुझे इन बातों का कोई मत दिखाई नहीं दे रहा है। देगा दिखाई? अभी देखा, अब दिखाई देगा। ये समझो, अब मैं एक तरफ बनाऊंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब बेसिकली मैं रूल्स को डिफाइन करने वाला हूं कि आपके बेसिकली रूल्स होते क्या हैं। जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ एक रूल्स थे, एक्स की पावर एन का हम निकालते थे तो वो क्या निकल के आता था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। उसी तरह से एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन में निकालने के ये सारे रूल्स आपको बताने वाले हैं। मैं करूंगा क्या कि एक तरफ मैं करूंगा डिफरेंशिएशन का, क्या करूंगा, एक तरफ मैं करूंगा डिफरेंशिएशन का जो कि आपको पहले से ही पता होगा, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि x की पावर n यानी कि पावर रूल वाला x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डी x की पावर n ओवर dx। बताओ भाई क्या निकल के आता था, इसका निकल के आता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n माइनस वन, यही तो निकल के आता था। बोलो हाँ या ना। इसी तरह से इसका पावर रूल समझो दूसरा, इसका निकालते थे, ये निकल के आता था। इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल सबसे पहले x की पावर n का ओवर इंटू डी एक्स, इंटू नहीं है, इंटू नहीं है, इंटू डी एक्स नहीं है, ये बस एक सिंबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर पहुंचते हैं तो ये क्या निकल के आता है आपका, हमने देखो भाई कोई लिमिट नहीं लगा रखी। शुरुआत में मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल ही बता दूंगा एग्जांपल के साथ, बाद में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी। मैंने अभी कोई लिमिट नहीं लगा रखी। अब देखना मैं क्या करूंगा कि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन बेसिकली निकल के आता है एक्स की पावर n प्लस वन, वहां पावर घटाते थे, वहां पावर घटाते थे और इनटू यहाँ पे लगाते थे n में। यहाँ पे क्या करेंगे, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, कुछ डिवाइड में करते हैं और वो डिवाइड में क्या करते हैं, जो पावर लगाते हैं वही डिवाइड में करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता था तो क्या निकल के आता था, वही एग्जांपल अभी जो लेके चल रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ले रहे मान लो। इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करता था तो क्या निकल के आता था, 2x, और 3 का कितना आ जाएगा, 0। तो इसको मैं लिखूं चाहे ना लिखूं कोई दिक्कत उससे। अब ये 2x का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अब ये एग्जांपल 2x का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं dx। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली कैसे निकल के आएगा, देखो समझो। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, x की पावर n प्लस वन। अच्छा एक चीज और, कांस्टेंट जो यहाँ पे रखा हुआ है, कांस्टेंट जो अंदर रखा हुआ है इसको हम बाहर भेज सकते हैं। सबसे पहले तो इसे बाहर भेज दो 2, और अंदर रह गया आपका x dx, ठीक, x dx। अब इसका बेसिकली इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, अच्छा x की पावर 2 इंटू लगा दो, x की पावर यहाँ आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1, x की पावर कितनी है, 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और जितनी ऊपर पावर ऐड की है उतने से ही नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि 1 प्लस 1 से नीचे डिवाइड कर दो। ओवरऑल ये आपका आंसर। और हाँ एक चीज और, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी अभी मैं क्यों लगा रहा हूं वो समझो, प्लस सी, जब तक लिमिट आपकी नहीं दी गई हो प्लस सी लगाना मस्ट है, मस्ट है और मस्ट है। क्या निकल के आएगा बताओ भाई, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 गया, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस सी। ये आपका ओवरऑल आंसर निकल के आया। अब देखो भाई यहाँ पे 2x जो था, यहाँ पे 2x जो, आप इस सारी प्रोसेस से आपका 2x निकल के आया था, लेकिन 2x बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर तो यहाँ इसने निकाल दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 3 भी तो था, वो तो यहाँ पे हाइड हो गया, तो वो चीज़ दिखाई नहीं दी। इसी की वजह से बेसिकली हम लोग यहाँ पे c लगाते हैं, तो हम बाद में कह देते हैं कि हाँ c बराबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इस सवाल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है हमेशा जो है ना 3 ही रहे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इसकी जगह पे 4 हो सकता है, तो उस केस में आपका ये c 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, c इक्वल टू 4 हो जाएगा।
समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। इसे नोट करो, अब जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? बिगाड़ दूं? ये भी वन ही है, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। बिगाड़ दूं? ठीक है। दूसरा सवाल समझो, जो फॉर्मूला समझो जो कि मैं बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या है? छोटे मोटे रूल्स हैं, फॉर्मूले भी आएंगे, सब चीज़ें आएंगी। बेसिकली दूसरा है कि अगर मैं किसी k इंटू एफ एक्स मतलब समझ रहे हैं ना, k इंटू बाई कुछ भी लिख दो भाई, k इंटू एफ एक्स लिख दो ओवर डी एक्स, k इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि 2x² कर दूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या है? एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, है कि नहीं है? तो k इंटू एफ एक्स, बेसिकली इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कहा था कि भाई डिफरेंशिएशन में इसकी कोई औकात नहीं है, इंटीग्रेशन में है थोड़ी सी औकात है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन में कोई औकात नहीं है इसकी। तो इसको मैं कर सकता हूँ k इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। समझ गए? यही चीज़ आपकी इंटीग्रेशन में भी अभी मैंने करके दिखाया था, तो इंटीग्रेशन में भी वैलिड हो जाएगी। क्या होगा भैया कि k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपका बराबर किसके हो जाएगा? बताओ भाई, बराबर किसके हो जाएगा? k को आप बाहर निकाल दो, k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला तीसरा, ये भी बहुत है बेसिक रूल है, एडिशन रूल। एडिशन बेसिकली ऐसे कि जैसे हमारे पास है, अंदर है y1 या फिर f ऑफ x1, चाहे कुछ भी लिख लो भाई, चाहे कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। f ऑफ x1 एक फंक्शन है, जैसे कि x² एक फंक्शन है, प्लस साइन x दूसरा फंक्शन है, उसी तरह से f ऑफ x1 एक फंक्शन है, f ऑफ x2 दूसरा फंक्शन है, और दोनों, ये मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, दोनों आपके, और ये इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली कैसे निकल के आता था? बता दो भाई, कैसे निकल के आता था, बताओ। ये ऐसे निकल के आता था कि इसको हम लोग अलग अलग कर देते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x1 ओवर डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x2 ओवर डी एक्स। इनको रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। पिछले वाले से ये बेसिकली कैसे कनेक्ट करता है सारी चीज़ें। अब इसका तीसरा फॉर्मूला समझो कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में ये इस तरह से चीज़ें दे रखी हों कि f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ठीक, और इनका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो बेसिकली जैसे आप डिफरेंशिएशन अलग अलग कर रहे थे वैसे इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, f ऑफ x1 dx प्लस f ऑफ x2 dx, सिंपल। समझ गए? समझ गए? इसे नोट कर लो, अब बोर्ड पे जगह नहीं रही, पहले बिगाड़ना पड़ेगा। कर लिया नोट? वेरी गुड। इसको बिगाड़ देता हूं मैं पूरा। नोट्स जो है वो साथ में बनाते हुए चलो, ये कोशिश करो, और बाद में इनको रिवाइज करो, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर यहाँ से आप नोट्स छोड़ना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ें आगे चल के दिक्कत ही होगी। दिक्कत किस में होगी कि बहुत सारा बर्डन ऊपर आ जाता है, फिर लगता है कि अरे इसके नोट्स नहीं बन पाए, उसके नोट्स नहीं बन पाए। देखो, अभी ये 10th क्लास नहीं है, इसमें बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं, एक एक घंटे का भी कभी लेक्चर हो जाता है, कभी बेसिकली 1.5 घंटे के पे भी जाएगा आगे चल के लेक्चर्स। तो इस तरह से होता है। ये 10th क्लास में क्या होता था कि एक ही लेक्चर में सारा चैप्टर निपट गया, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये 11th क्लास है। यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड्स वाली क्लास में आ जाते हैं, तो 10th क्लास की दुनिया से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आइए, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। चौथे फॉर्मूले में हम लोग करते हैं कि बेसिकली डी, अगर आपके पास एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता था? अगर आपके पास डी एक्स है ओवर डी एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता था?
एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया इंटू एक्स 1 माइनस 1, तो ये आपका निकल के आ जाता है क्या 1 के बराबर। ठीक, 2x है तो 2 के बराबर आ जाता था, 3x है तो 3 के बराबर आ जाता था, है ना। इसी तरह से तो आता था, क्योंकि x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 0 और x की पावर 0 यानी कि वो आपका 1 के बराबर होता है। समझ गए, समझ गए। मैं इसको बिगाड़ दूं, ठीक है, इसको बिगाड़ देता हूँ, मैं सिंपली ये लिख देता हूँ 1 माइनस 1। ठीक, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन की बात करूं, देखना कितना अंतर आता है, x dx क्या निकल के आएगा बताओ भाई, ये भी आपका फोर्स फॉर्मूला है, x dx क्या निकल के आएगा, ये होता तो है बेसिकली वही पावर रूल वाले फॉर्मूले से ही निकल के आ जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आपका निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, यहाँ मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई। जब आप लिमिट का यूज़ ना करें तब आप प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। अगला फॉर्मूला देखो भाई, फिफ्थ फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उसका स्वागत आप डिफरेंशिएशन में कैसे करोगे। जैसे आपके पास मान लो कोई 4, मैंने कोई कांस्टेंट लिख दिया ओवर dx, दुनिया जानती है कि ये बेसिकली 4 के साथ x की पावर क्या है, 4 इंटू एक्स की पावर है 0, ये 4 के साथ x की पावर 0 है तो वो 0 नीचे उतर के आ जाएगा और x की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा, ये पूरा कंटेंट जो है ना आपका 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर कोई आपके पास कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है 0। अब इंटीग्रेशन की बात करें, अब यहाँ पे कांस्टेंट की जो है ना औकात यहीं पे बढ़ जाती है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ कैलकुलस में। तो ये आपका 4dx, इस तरह से अगर मैं करने आपका चलूं तो जो मैंने यहाँ पे माना था कि x की पावर यहाँ पे इसके साथ आप 0 मान लो, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 है, 4 इंटू 1, और जिसके साथ 1 है इसको 1 आपका बेसिकली x के पावर 0 के बराबर हो सकता है। बताओ भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर 1 को मैं x की पावर 0 कह दूं तो क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं, x की पावर 0 को आप 1 लिख सकते हो। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी कि ठीक है भैया x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 0 dx, इसी का इंटीग्रेशन करो। तो 4 को तो जैसे मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो उसको तो बाहर भेज दूंगा मैं, अभी नियम समझाया था ना, 4 को मैंने बाहर भेज दिया। ठीक, x के अंदर बचा x की पावर 0 dx, इसको 4 को मैं बाहर भेज दूं, यहीं से भेज दूं, ठीक है, अंदर बचा x की पावर 0 dx। अब देखो भैया ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपका बराबर हो जाता है किसके, x की पावर 0 प्लस 1, इंटीग्रेशन निकालोगे x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और प्लस आपका c, समझे, वेरी गुड। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4x, यानी कि इसकी यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, x की पावर 0 प्लस 1 और अपॉन में 0 प्लस 1, यानी कि इस बार ये 0 नहीं हुआ, यहाँ पे आपका 0 हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चलो इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया भाई, कर लिया, आओ सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं भाई। सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये बताओ a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, गुणा भाग करो भाई, डिफरेंशिएशन बताओ a की पावर x का क्या होता था, भूल गए, नहीं बस दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, इधर देखो, अगर a की पावर x का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, a की पावर x का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या निकल के आता था, a की पावर x इंटू ln a, ये आपका नेचुरल लॉग है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर x इंटू लॉग e बेस में a। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ सही है कि नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करें, चलो अब इसका इंटीग्रेशन देखो भाई, इंटीग्रेशन a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा,
कुछ नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, log a आपका नीचे पहुंच जाएगा, a की पावर x अपॉन log e। इसी तरह से आपका ये निकल जाएगा, और ये है आपका फॉर्मूला नंबर 6। अगला है फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7, अच्छा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होगा। सबसे इजी जो है वही रख दो, e की पावर x। उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, पूरी दुनिया को पता है अगर डिफरेंशिएशन e की पावर x निकल के आया तो इंटीग्रेशन भी क्या निकल के आएगा, e की पावर x। ठीक, ये भी आपका क्या निकल के आया। अरे अरे अरे, एक गलती हो गई। गलती क्या हुई कि प्लस सी नहीं लगा है, ये गुना नहीं करना है भाई, ये गुना बिल्कुल नहीं करना है, e की पावर x प्लस सी। ठीक, अगला फॉर्मूला 8th फॉर्मूला देखते हैं। 8th फॉर्मूला क्या आता है आपका निकल के, कि जैसे कि ये बार बार सांप क्यों बना देते हैं सर जी, log e x ओवर डी एक्स बराबर आपका निकल के आता है 1/x के। पता है भैया, बिल्कुल पता है। उसी तरह से अगर मैं इस तरफ लिखूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा भाई, बताओ 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 बताओ, वही निकल के आएगा। अभी बोला था ना, ये जस्ट उसका इनवर्स प्रोसेस है। अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन log x के बराबर आ जाएगा। चलो इसे नोट कर लो, फिर बिगाड़ता हूं। नोट कर लिया नोट, वेरी गुड। आगे देखो भाई, आगे क्या देखें भाई, देखो अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताना जरा क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे सबको पता है सर, इतने भी बुद्धू मत समझो हमको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकल के आता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला नंबर कौन सा था, ये फॉर्मूला नंबर कौन सा था भाई, 9th। ठीक है, 9वां मान लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा, कॉस एक्स। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा। तो बताओ भैया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा। अरे बोला ना, रिवर्स प्रोसेस है, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स प्लस सी, लगाना मत बोलना, ओके। 10वां फॉर्मूला देखो भाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ओवर डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा भाई बताओ। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछूं, यहाँ पे देखना भाई, कंफ्यूज मत होना, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे माइनस का साइन है, आप इधर भी भेज सकते हो। ठीक है, माइनस साइन को आप इधर भी भेज सकते हो या फिर इधर भी भेज सकते हो। आप ये कह सकते हो कि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का उसी तरह से इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, अरे माइनस चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई -1, मान लो माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया, मान लो मैंने माइनस को यहाँ भेज दिया, -1 लो, माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया, तब भी कोई फर्क पड़ता है क्या। -1 यहाँ से उठा के दोनों साइड मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को मैंने यहाँ ले दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अरे माइनस को चाहे मैं इसके साथ लिख दो, साइन के साथ, चाहे इसे बाहर निकाल के बाहर लिख दो या इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, माइनस की तो टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, बात को समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला देखो भाई, ये आपका है अगला फॉर्मूला आपका है 10x। तो बता दो भैया 10x किसके बराबर होगा, ये आपका sec स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, sec स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर पूछूं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ भाई क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो भैया क्या होगा, तो उसका उल्टा, ठीक, उसका उल्टा 10x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना,
उसी तरह से 12वां फॉर्मूला देखो भाई, कॉट एक्स का बताओ भाई, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, वही चीज फिर से आएगी, देखो माइनस वाली, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ भाई कितना होगा, डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है ना। उसी तरह से आप माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दो, या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट एक्स। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं आगे के दो इंटीग्रेशन भी आप समझ गए होगे, हालांकि इसे नोट करो, अभी नोट कर लिया, ठीक है। आगे देखो भाई, जैसे कि अगला फॉर्मूला है आपका, कौन सा है, मान लो 13 फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है आपका सबसे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। बता दो भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, बोलो बोलो भाई, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, यही तो निकलेगा डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स यही तो निकल के आता है ना। तो बता दो भाई इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन इसका निकल के आएगा किसके बराबर, इंटीग्रेशन निकल के आएगा आपका सेक एक्स प्लस सी के बराबर, ठीक है। उसी तरह से 14th कोसेक एक्स बता दो भाई, कोसेक एक्स ओवर डी एक्स किसके बराबर होगा भाई, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोई दिक्कत, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हाँ है दिक्कत क्योंकि यहाँ माइनस लगना है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला 14, ये 13, ये 14th, यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा भाई, माइनस कोसेक एक्स के बराबर, किसके बराबर, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी के बराबर। समझ गए कहानी, समझ गए। यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन के जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले सारे हो चुके हैं। अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। ये फॉर्मूले समझ गए, ये फॉर्मूले बस इतने ही है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवाइड रूल, इस तरह से अलग अलग रूल होते थे, यहाँ पे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। अब ये जो भी इस तरह का डिवाइड रूल होते हैं, बेसिकली इस डिवाइड रूल की तरह ही एक रूल होता है, लेकिन वो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, बायो वालों को तो इनकी बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी है। तो फिर इसको नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कर लिया, बिगाड़ दूं, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक सवाल पे। इसमें बड़ा इजी पड़ता है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, डिवाइड रूल आता है, तो दिक्कत आती है। इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जब तक हमें फिजिक्स पढ़नी है तब तक। होता क्या है, y इज इक्वल टू, मान लो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन, और चलो पहले इतना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन करना है इसका, कैसे करोगे भाई, इंटीग्रेशन इसका करना है, कैसे करोगे, तो भाई इंटीग्रेशन करना शुरू कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ y dx बराबर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कुछ नहीं dx, ठीक, dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन का मैंने एक नियम बताया था कि अगर प्लस या माइनस बीच में लगा हो तो क्या करते हैं, प्लस या माइनस बीच में लगा हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, बेसिक फॉर्मूला, कि x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कितना आंसर निकल के आता था, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और ये फॉर्मूला आपका तब तक वैलिड है जब आपका n जो है ना वो -1 के बराबर नहीं है। अच्छा, n अगर -1 के बराबर हो जाएगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 0। और ये जो है ना किसी भी सवाल को बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है कि किसी के आगे नीचे 0 आ जाए।
जीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा नंबर, इसलिए n इक्वल टू -1 आपका नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस लगाए तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स। करो भाई इसे इंटीग्रेट, आगे करो। एक्स स्क्वायर का बताओ भाई क्या निकल के आएगा। इस वाले फॉर्मूले से मैंने हाँ ठीक है बता दिया कि एक्स क्यूब अपॉन 3 2+1, अरे भैया पूरा बेसिक करके बताएं क्या, 2+1 अपॉन 2+1, समझे। और प्लस यहाँ पे क्या लगाया, प्लस ये यहाँ पे लगा दिया मैंने C1। अच्छा C1 क्यों लगाया अभी समझाते हैं। माइनस माइनस ये आपका टोटल साइन एक्स का बताओ भाई कितना होगा, निकल के आएगा। साइन एक्स का आपका होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। और प्लस ये आपका हो जाएगा प्लस C2। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया। अब बात करते हैं सर आपने तो एक ही कांस्टेंट बताया था कि कोई C लगा दो, तो हाँ एक ही लगेगा भाई। इसको देखो भाई, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस C1 माइनस 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 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और माइनस C2, यही तो होगा। अब करते क्या है कि C1 और C2 की मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो मैं करता क्या हूँ कि C1 और C2 को, C1 माइनस C2 को एक नया कांस्टेंट में C मान लेता हूँ, एक नया कांस्टेंट में C मान लेता हूँ। अरे भाई कोई कांस्टेंट का माइनस करो चाहे प्लस करो, क्या निकल के आएगा, C तो निकल के आएगा ना। तो इसको बेसिकली मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि एक्स क्यूब, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इसका मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ओवरऑल आंसर यहाँ लिख दूँ, कोई समस्या नहीं। इसका मैंने लिख दिया एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स प्लस C। ओवरऑल आपका ये आंसर निकल के आया। C कहाँ से रखा मैंने, वहां से रखा, C1 माइनस C2 को मैंने C मान लिया। ठीक, नोट करो इसे भाई, पहला सवाल है आपका, नोट करो इसे। नोट कर लिया, वेरी गुड। बिगाड़ दूं इसे, बिगाड़ दीजिए, मेरा क्या जाता है, कुछ भी नहीं। आप तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, वीडियो को बैक कर दोगे, कुछ नहीं जाता है। चलो इधर देखो, एक नया सवाल जब तक ट्राई करो, 1/√x या 1/2√x देख लो, 1/2√x करो ट्राई करो, 1/2√x करिए ट्राई। अब मैं करवाइए। क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू 1/2√x। करते हैं भैया, y dx बराबर 1/2√x dx, √x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 को आप बाहर भेज दो, कोई समस्या। 1/2 को मैंने बाहर भेज दिया, कितना बचा, x की 1/x की पावर -1/2, कितना बचा 1/x की पावर -1/2। इसे मैं ऊपर पहुंचा दूं, x की पावर x की पावर 1/2, अगर मैं इसे ऊपर पहुंचाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/x की पावर -1/2 dx। क्या ये भी सॉल्व हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फॉर्मूला लगाओ, पावर फॉर्मूला लगाओ, ये भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये देखो भाई 1/2 और ये मैंने अंदर इसको ऐसे इसे निकाला, क्या निकल के आएगा भाई बताओ। अच्छा 1/2 इसका ओवरऑल, अच्छा एक और फॉर्मुलेशन होता है, 1/2 बाहर रखा हुआ है, तो अंदर मैंने इसको निकालना चालू किया। मैंने कहा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस C। कांस्टेंट तो वही लगना ही लगना है, अभी पावर नहीं लगी। चलो अगला वाला क्वेश्चन हम लिमिट के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 x की पावर कितना आ गया, 1/2 अपॉन 1/2, ये तो दुविधा क्रिएट नहीं करेगा, x की पावर 1/2 और ये आपका किसके, और ये आपका अंदर है ब्रैकेट के प्लस C, ठीक है ना, कोई दिक्कत है।
तो ये आपका यहाँ पे देखो भाई, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ। बेसिकली ये आपका निकल के आएगा, ये रूट एक्स अपॉन यहाँ पे 1/2 है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूँ 2 रूट एक्स आपका निकल के आया, 2 रूट एक्स, और बार क्या था 1/2 और प्लस सी। अरे मैं प्लस सी बार बार साथ में लेके काहे चल रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि c/2 भी आपका एक कांस्टेंट ही होता है। तो मैं चाहता तो 1/2 डायरेक्टली ये आंसर ये लिख देता कि 1/2 इंटू 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स प्लस c/2, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का दोनों जगह, तो ये आपका ओवरऑल आंसर ऐसा निकल के आया। अब ये एक नया कांस्टेंट आपका बन गया, इसको आप c1 मान लो, c2 मान लो, c डैश मान लो, जो मानना है वो मान लो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका रूट एक्स प्लस c डैश मान लो, c निकल के आ गया। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? आया? नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? अभी तक जितने भी सवाल किए वो इंडेफिनिट तरीके से किए, अब डेफिनेट और इंडेफिनिट दोनों तरीके से करते हैं, ताकि इन दोनों में आपको बेसिक अंतर समझ में आ जाए। तो देखो भाई, अंतर समझो पहले, तब तक x की पावर 4 को खुद से ट्राई करो, 5x की पावर 4 को खुद से ट्राई करो भाई, 5x की पावर 4 को खुद से ट्राई करो। y इज इक्वल टू 5x की पावर 4। सबसे पहले मैं इसको इंडेफिनिट तरीके से करता हूं, इंडेफिनिट, ठीक, उसके बाद मैं इसे कर दूंगा डेफिनेट तरीके से, ठीक, डेफिनेट। कैसे देखो भाई, y इज इक्वल टू, अब तो ये एक हाथ का खेल रह गया, अब 5x², एक हाथ का खेल तो है ही, dx बराबर ये क्या रह गया बताओ भाई, 5x की पावर 4 है, 5x की पावर 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 कितना हुआ 5/5, 5 से 5 गया, ये कितना निकल के आ गया x की पावर 5 प्लस सी। ध्यान रखना यहाँ पे भी प्लस सी लगा दो, प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपका कोई प्लस सी निकल के आ गया। अब मैं कहूँ कि इसकी मैं लिमिट लगा देता हूँ। इस बार लिमिट जो है, जो ग्राफ है वो आपको लिमिट लेनी है। आपको जो इनिशियल लिमिट है उसको मैं एक होती है आपकी इनिशियल लिमिट, एक होती है आपकी फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट जो है उसे मैं एक्स आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो है आपकी 1 के बराबर। और फाइनल लिमिट जो है, फाइनल लिमिट समझ रहे कि एक्स इनिशियल लिमिट यानी कि 1 से लेके 3 तक बताओ, x इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक बताओ, यानी कि इस तरह से कुछ कि ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। ग्राफ जो है वो आपका सिर्फ इसके और इसके बीच में इसका इंटीग्रेशन बताओ, यानी कि इसके बीच में इसका एरिया बताओ कितना निकल के आएगा। तो फाइनल लिमिट इसे मैं एक्स एफ लिख देता हूं, ये आपका है किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक, करते हैं क्या निकल के आता है देखो भाई। तो इसको बेसिकली सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स इनिशियल आपका नीचे लिखा जाता है, 1 आपका नीचे लिखा जाएगा, 3 आपका ऊपर लिखा जाएगा, 5x की पावर 4 dx। तरीका वही होता है, वही सब करने का तरीका होता है। इसी तरह से करते हैं बेसिकली। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, कितना निकल के आएगा बताओ भाई, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, x की पावर 5 ही फाइनली निकल के आएगा, वो सब कट आगे x की पावर 5 निकल के आएगा। इसे बाद में ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल लिमिट को बेसिकली ऐसे नीचे लिख देते हैं 1 और फाइनल लिमिट को ऊपर 3 और प्लस c। ध्यान रखना भाई। और होता क्या है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एक बार x की जगह पे आप 3 रख दो, 3 की पावर 5 माइनस, और एक बार आप 1 लिख दो, यानी कि एक बार x की जगह पे आप 3 को लिख दो, x बराबर 3 कर दो, और एक बार x बराबर 1 कर दो। तो 3 इस बार c नहीं लगेगा भैया, क्योंकि डेफिनेट में c नहीं लगता है। इसको बेसिकली आपने ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिख दिया, 1 से लेके 3 तक इसकी लिमिट जा रही है। एक बार फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, यानी कि 3 की पावर 5 माइनस 1 की पावर
5, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 बताओ भाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 -1, 3 3 का 9, ये 27, 27 दिया कितना हुआ 81, 81 दिया 81 इंटू 3 -1 कितना हुआ 3 बन जा 3, 243 माइनस इतना, तो ये आपका आंसर निकल के आया 242। मतलब समझ रहे हो, अभी तक मैंने इसमें जो निकाला था ये आपका x की पावर 5 प्लस c निकल के आया, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ गया, तो इसीलिए इसे डेफिनेट कहते हैं, इसे इनडेफिनेट कहते हैं। बात को समझे, बात को समझ गए, बताओ भाई बात को समझ गए, ठीक है नोट कर लो, इसे नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया, वेरी गुड। होप करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, डेफिनेट इनडेफिनेट के बीच में अंतर समझ में आया होगा, बेसिकली इसके सारे रूल्स समझ में आए होंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।